करीब 1,32,000 दर्शकों की क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि स्टेडियम का नाम बदलने की बात उद्घाटन से पहले तक गोपनीय रखी गई, क्योंकि मोटेरा स्टेडियम का पहले आधिकारिक नाम सरदार पटेल स्टेडियम था। हालांकि अब मोदी के नाम पर स्टेडियम का नाम होने से सियासत भी तेज हो गई। लेकिन इससे पहले बटन दबाकर डिजिटल तरीके से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन किया। हालांकि जब पर्दा हटा तो शिलापट पर नरेंद्र मोदी का नाम था। और अब भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से सादर निवेदन करते हैं कि आप रिमोट पर बटन दबाकर विश्व के सबसे विशाल क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन की पट्टिका का डिजिटल अनावरण करें। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व मे। आइए जोरदार तालियों के साथ इन ऐतिहासिक घटनाओं का स्वागत करें। यानी मोटेरा स्टेडियम अब दुनिया में नरेंद्र मोदी के नाम से जाना जाएगा। मंच से भी गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि मोटेरा दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव और नरेंद्र मोदी स्टेडियम का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसके लिए पूर्वक की सबको शुभकामनाएं और खिलाड़ियों को बहुत देता हूं। हालांकि मोटेरा स्टेडियम का नाम मोदी के नाम पर रखा जाना विपक्ष को नहीं पसंद आया। लिहाजा कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने ट्वीट किया, दुनिया के सबसे बड़े अहमदाबाद स्थित सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। क्या ये सरदार पटेल का अपमान नहीं है? सरदार पटेल के नाम पर मत मांगने वाली बीजेपी अब सरदार साहिब का अपमान कर रही है। गुजरात की जनता सरदार पटेल का अपमान नहीं सहेगी। वहीं गुजरात के मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम करने पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी बीजेपी पर तंज कसा और लिखा, गुजरात की अस्मिता को ललकारा है भाजपा ने। जान ले, सरदार पटेल का नाम मिटा न तो नरेंद्र मोदी बड़े हो सकते हैं और न ही सरदार पटेल की अमर ख्याति छोटी होगी। और देश के राष्ट्रपति ने ऐतराज क्यों नहीं किया? वो इस कुकृत्य में भागीदार क्यों बने? देश जवाब मांगता है। #सरदार पटेल का अपमान। वहीं मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलने पर आपत्ति को लेकर रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि क्या सोनिया गांधी या राहुल गांधी ने कभी केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा की प्रशंसा की है? क्या उन्होंने इसका दौरा किया है? लिहाजा और क्या कहा जा सकता है? ये बेवजह की सियासत है। आज मोटेरा में जो स्टेडियम है उसका नाम बदल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे स्टेडियम कर दिया गया है। कांग्रेस तमाम लोग कह रहे हैं कि सरदार पटेल के नाम का अपमान है, क्योंकि उनके नाम पे स्टेडियम था, उसका नाम बदल के किया गया। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदला है, वो परिसर वल्लभ भाई पटेल सरदार पटेल ही है। नहीं, एक मिनट। क्या आज तक सोनिया जी और राहुल गांधी ने केवड़िया में जो दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा बनी है उसकी तारीफ की है क्या? गए भी नहीं। गए भी हैं क्या? इस बात को मैं पूरी गंभीरता से कहना चाहता हूं, जो आज दुनिया में भारत का एक जबरदस्त पर्यटन स्थल बन रहा है, आप लोग भी गए हैं, अभी तक न वो गए हैं न उसकी प्रशंसा की। सरकार चाहे जितनी सफाई दे, लेकिन मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम किए जाने पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा और हम दो हमारे दो की बात दोहराई। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट पर लिखा है, सच कितनी खूबसूरती से खुद को प्रकट करता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अडानी एंड रिलायंस एंड जय शाह की अध्यक्षता में। #हम दो हमारे दो। हालांकि सियासत से तर मोटेरा यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम की खासियत की बात करें तो ये स्टेडियम करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से बना दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इससे पहले दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न का नाम शुमार था, जिसकी क्षमता 1 लाख दर्शक है। लेकिन मोटेरा स्टेडियम की क्षमता 1,32,000 है। मोटेरा की खास बात यह है कि स्टेडियम के बीच में एक भी पिलर नहीं है। मतलब यह है कि किसी भी स्टैंड में बैठकर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। स्टेडियम में 76 कॉर्पोरेट बॉक्स हैं, यानी कि वीआईपी बॉक्स। इन्हीं में बैठकर वीआईपीज मैच का लुत्फ उठाएंगे और हर एक बॉक्स में 25 सीटें। इसके अलावा हर एक स्टैंड में फूड और हॉस्पिटैलिटी की व्यवस्था है, जिससे किसी भी कोने में बैठे दर्शक को यह सुविधा बड़ी आसानी से मिल पाएगी। 63 एकड़ में ये पूरा स्टेडियम परिसर है, जिसमें 4 ड्रेसिंग रूम हैं, 6 इंडोर पिच हैं, जहां बॉलिंग मशीनों की फैसिलिटी भी दी गई है। मोटेरा की 11 पिच में से 5 के निर्माण में लाल मिट्टी और बाकी की जो 6 पिचें हैं उनको बनाने में काली मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है।
इस स्टेडियम में ओलंपिक साइज का एक स्विमिंग पूल भी है। इसके अलावा बॉक्सिंग, बैडमिंटन और टेनिस के लिए अलग अलग कोर्ट्स यहां पर बने हुए हैं। इतना ही नहीं, हॉकी और फुटबॉल फील्ड भी इस मोटेरा के परिसर में है। खास बात यह है कि बारिश के बाद महज आधे घंटे में ही यहां मैच शुरू हो सकता है, क्योंकि यहां सब साइल ड्रेनेज सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि मात्र 30 सेकंड में ही इस पूरे मैदान को सुखा लिया जाएगा। यानी कि 8 सेंटीमीटर तक अगर बारिश होती है तब भी स्टेडियम में खेला जाने वाला मैच रद्द नहीं होगा। साथ ही एलईडी लाइट्स यहां पर लगाई गई हैं ताकि जो खिलाड़ियों की परछाई है वो ग्राउंड पर ना पड़े, और साथ ही साथ 40 से 50% बिजली भी बचाई जा सके। वहीं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच से पहले गृहमंत्री और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकात की। खास बात यह देखने को मिली कि दोनों टीमों और उनके कप्तान ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रामनाथ कोविंद और अमित शाह से मुलाकात की। ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। एक में विराट कोहली अपने साथी खिलाड़ियों का परिचय करा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड के खिलाफ दूर से ही हाथ जोड़कर जो खिलाड़ी हैं वो नमस्ते करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद नए मैदान में अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन ने इंग्लैंड की पारी को तहस नहस कर दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लिश पारी 112 रनों पर सिमट गई। अक्षर पटेल ने लगातार दूसरी पारी में 5 या से ज्यादा विकेट लिए। अक्षर और रविचंद्रन अश्विन की जोड़ी ने कमाल करते हुए 9 विकेट हासिल किए हैं। लगातार दूसरे टेस्ट में अपने प्रदर्शन से उन्होंने सबको प्रभावित किया है। उन्होंने 21.4 ओवर में 38 रन देकर 6 विकेट लिए, और अश्विन ने भी इस दौरान अक्षर पटेल का बखूबी साथ निभाया। उन्होंने 16 ओवर में 26 रन दिए और 3 विकेट हासिल किए। ईशांत शर्मा को भारतीय खिलाड़ियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उन्होंने इंग्लैंड की पहली पारी में 1 विकेट लिया। अगर और ज्यादा घूमती तो शायद नेक्स्ट को मिस करती। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बड़ा सड़क हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा थाना नौह झील इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ, जहां एक टैंकर ने एक कार को टक्कर मार दी। टूलकिट मामले में शांतनु मुलुक की अग्रिम जमानत पर कल फैसला होगा। अदालत ने इस मामले में पुलिस से जवाब मांगा है। पंजाब के मशहूर गायक सरदूल सिकंदर का निधन हो गया। वो कोरोना पॉजिटिव थे और मोहाली के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा में एक अतिरिक्त प्रयास की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। ऐसे उम्मीदवार जिनका अक्टूबर 2020 में अंतिम प्रयास था, उन्होंने कोर्ट से राहत की गुहार लगाई थी। भारत ने ओमान को 1 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज तोहफे के तौर पर दी है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका टीका भारत में सीरम इंस्टीट्यूट में तैयार किया गया है। तकनीकी गड़बड़ी की वजह से सुबह 11:40 पर शेयर कारोबार अचानक से रुक गया। इस वजह से आज शाम 5 बजे तक कारोबार चला और भारी बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ। सेंसेक्स 1030 अंकों की भारी उछाल के साथ फिर 50,000 के पार पहुंच गया और 50,781 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 274 अंकों पर 14,982 पर बंद हुआ। राहुल गांधी दक्षिण भारत में मिशन केरल में जुटे, लेकिन इस बीच उत्तर भारत में उनके एक बयान ने सियासी कोहराम मचा दिया। असल में राहुल ने केरल की तारीफ करते हुए उत्तर भारत को कमतर बता दिया, जिसके बाद बीजेपी ने राहुल और कांग्रेस पर उत्तर दक्षिण को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। और राहुल गांधी पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले शुरू हुए। अमेठी में राहुल गांधी को शिकस्त देने वाली स्मृति ईरानी ने उन्हें एहसान फरामोश करार दिया, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया कि कुछ दिन पहले वो पूर्वोत्तर में थे, भारत के पश्चिमी हिस्से के खिलाफ जहर उगल रहे थे। आज वो दक्षिण में उत्तर के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। विभाजन और शासन की राजनीति काम नहीं करेगी राहुल गांधी जी। लोगों ने इस राजनीति को खारिज कर दिया है। देखें गुजरात में आज क्या हुआ, और रही सही कसर योगी आदित्यनाथ ने पूरी कर दी। ट्वीट किया कि एक राष्ट्रीय पार्टी के कई बार सांसद रह चुके नेता उत्तर प्रदेश की खिल्ली उड़ाते हैं। आपके पास इटली जाने का समय है, लेकिन अमेठी आने का समय नहीं है। सीएम योगी ने सवाल किया कि आखिर कौन अमेठी का अपमान कर रहा है। हालांकि राहुल ने अपने बयान में किसी जगह का नाम नहीं लिया, लेकिन केरल की तारीफ इस अंदाज में कर बैठे कि बवाल खड़ा हो गया। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing, because suddenly I found that people are interested in issues, and not just superficially, but going into detail in issues.
वायनाड के सांसद राहुल गांधी केरल के चुनाव के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें यूपी के नाम पर घेर लिया, जहां से राहुल समेत नेहरू गांधी परिवार के सभी नेता सांसद रहे हैं। राहुल गांधी ने स्वयं लोकसभा में इस मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछे थे, तो क्या कोई और उनकी तरफ से ये प्रश्न पूछ रहा है जिसका ज्ञान राहुल गांधी को नहीं है? मैंने बार बार कहा अमेठी मेरे लिए परिवार है, और मेरे परिवार के मुंह पर कोई तमाचा मारे उसके बाद कहे आई एम सॉरी, तो मुझे नहीं लगता कि वो पर्याप्त होगा। लेकिन राहुल गांधी में तो इतनी शालीनता भी नहीं है कि माफी मांग ले। नेताओं की नीति ये रही हो कि रूम में टोपी और रोड पे तिलक, तो वो यही कहेंगे। साउथ में जाएंगे तो कहेंगे कि हम तो यहाँ रिफ्रेश हो रहे हैं, रिफ्रेशमेंट के लिए आए हैं। नॉर्थ में जाएंगे कहेंगे हम एक्सपेरिमेंट के लिए आए हैं। तो अब ये एक्सपेरिमेंट और रिफ्रेशमेंट वाला जो है पॉलिटिकल पाखंड बंद होना चाहिए, और इसका कोई बहुत ज्यादा लोग संज्ञान भी नहीं लेते। असल में एक और जहां राहुल गांधी मिशन केरल में जुटे हैं, वहीं प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने में जुटी हैं। लेकिन राहुल के बयान ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला खड़ा किया। देश में एकीकरण की राजनीति होनी चाहिए, तुष्टीकरण की नहीं। देश में प्रेम की राजनीति होनी चाहिए, सद्भाव की राजनीति होनी चाहिए, नफरत और बंटवारे की नहीं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने इसमें भी उत्तर और दक्षिण के विभाजन का टूल किट जारी कर दिया। दोस्तों, इस देश के लोगों को राहुल गांधी जी के आह्वान पर, कांग्रेस के आह्वान पर विचार करने का समय आ गया है। दिलचस्प बात यह है कि जहां कांग्रेस दक्षिण में अपनी जमीन बचाए रखने के लिए जोर लगा रही है, वहीं बीजेपी उत्तर भारत में दबदबे के बाद दक्षिण भारत में पैठ बढ़ाना चाहती है। ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत सोच सकते हैं, भारत का कोई लोग उत्तर और दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये आसाम जाते हैं तो पूरब और पश्चिम में नफरत फैलाते हैं। ये दक्षिण जाते तो उत्तर भारत से नफरत फैलाते। गुजरात के लोग उतने ही सजग हैं जितने पूर्वांचल के लोग हैं। देश एक है, ये तो केवल नफरत का भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी का उत्तर और दक्षिण भारत को लेकर दिया गया बयान और ज्यादा तूल पकड़ सकता है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी तो हमलावर है ही। इस मामले में खुद कांग्रेस के कई नेताओं ने इशारों में अपना एतराज जता दिया है। कांग्रेस संगठन में बदलाव के हिमायती रहे आनंद शर्मा ने जहां साफ कह दिया कि राहुल गांधी ही अपने बयान का मतलब समझा सकते हैं, वहीं G23 में शामिल कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी को नसीहत दी। किसी अनुभव के आधार पर टिप्पणी की है, कोई किसी क्षेत्र के अपमान की बात इसमें नहीं दिखती, तो दलगत राजनीति से इसमें विवाद नहीं होना चाहिए। हाँ, राहुल गांधी जी वही केवल स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये टिप्पणी करी है। पर जहां तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रश्न है, हमने पूरे देश को एक समझा है, कभी क्षेत्र, भाषा और धर्म के आधार पर लकीरें नहीं खींची, और देश के निर्माण में, देश की आजादी में देश के हर हिस्से के नेताओं का योगदान रहा। क्या बात है, असली डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स तो बीजेपी करती है, तो उनके आरोप को तो कोई सीरियसली लिया नहीं जा सकता। लेकिन जहां तक हिंदुस्तान के मतदाता का सवाल है, चाहे वो नॉर्थ में हो, चाहे वो साउथ में हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, कहीं भी हो, तो मतदाता होता है ना। हर मतदाता जहां भी वो होगा, वो समझदार मतदाता है, उसको मालूम है कि किसको वोट देना है, क्यों वोट देना है, किस राजनीतिक दल को वोट देना है, किस प्रत्याशी को वोट देना है। मतदाता को सब समझ है, चाहे वो साउथ का हो, चाहे वो नॉर्थ का हो। तो मैं कोई व्यक्तिगत रूप पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अमेठी में राहुल गांधी को हराने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में घर बनाने के लिए जगह खरीद ली है। जब राहुल ने केरल की तारीफ की तो स्मृति ईरानी ने उनके खिलाफ पूरी ताकत से हमला बोला। मैम, कल राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने बताया कि नॉर्थ इंडिया की जो राजनीति है वो बहुत ही सुपरफिशियल है और केरल और साउथ इंडिया की राजनीति बहुत सारगर्भित है, उसमें काफी डेप्थ है। मुझे लगता है प्रदेशों के बीच में जिस प्रकार से फूट डालने की राहुल गांधी की राजनीति है, उसको जनता कभी समर्थन नहीं देगी। इसी प्रकार की फूट डालने वाली और प्रदेशों के खिलाफ जहर उगलने वाली राजनीति का एक परिचय उन्होंने दिया जब असम में जाकर गुजरात और गुजरातियों के संदर्भ में अपमानित करने वाले शब्द उन्होंने कहे। और कल गुजरात में क्या
क्या हश्र हुआ कांग्रेस पार्टी का वो जग जाहिर है। आने वाले समय में अगर राहुल गांधी को ये गलत फहमी है कि वो इसी प्रकार से जनता को अपमानित करते रहेंगे और कांग्रेस का बेस बढ़ता जाएगा, तो मैं ये कह दूं, जो मैं पहले भी कह चुकी हूं, कि साल 2024 में जितनी कांग्रेस पार्टी बची है लोकसभा में, उससे और सिकुड़ जाएगी। और इसका श्रेय पूरा का पूरा अगर किसी को जाएगा तो मात्र और मात्र श्री गांधी को जाएगा। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि उत्तर भारतीयों को पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, एटलीस्ट इन डेप्थ समझ नहीं है, सुपरफिशियल है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी प्रदेश के दौरे कर रही हैं, महापंचायत अटेंड कर रही हैं, इसको कैसे देखती हैं? श्रीमती वाड्रा नाव चलाने की कोशिश कर रही हैं, राहुल गांधी नाव डुबाने की कोशिश कर रही हैं, उनका पारिवारिक मामला है। लेकिन हाँ, ये भी सत्य है कि 24 घंटा हो गया इस वक्तव्य को आने के बाद भी उत्तर भारत का अपमान, भारत में फूट डालने की ये कोशिश राहुल गांधी की, इसका खंडन कांग्रेस पार्टी के एक भी नेता ने नहीं किया। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का राहुल गांधी के प्रति क्या भाव है, ये आपने पुडुचेरी में देखा था। एक सार्वजनिक सभा में वहां के पूर्व मुख्यमंत्री का गलत अनुवाद करना, सार्वजनिक एक महिला के कथन का राहुल गांधी के प्रति, ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी भी राहुल गांधी की बुद्धिमत्ता को इतनी तवज्जो नहीं देती। एक सवाल और मैम कि बार बार वो गिरिराज सिंह के मंत्रालय मत्स्य पालन को लेकर स्टेटमेंट दे रहे हैं, पिछली बार भी दिया था, आज फिर दिया कि जब वो आएंगे यदि सरकार में तो वो बनाएंगे, इसको एक डिपार्टमेंट बनाएंगे। इस स्टेटमेंट को कैसे? सरकार में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि इस प्रकार के झूठे वादे करने वाले लोगों को जनता कभी भी समर्थन नहीं देती। लेकिन आपने जो कहा, उस प्रश्न के पीछे दो ही संदर्भ हो सकते हैं। एक, राहुल गांधी ने स्वयं लोकसभा में इस मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछे थे, तो क्या कोई और उनकी तरफ से ये प्रश्न पूछ रहा है जिसका ज्ञान राहुल गांधी को नहीं है? आप अगर संवैधानिक और संसदीय ढांचे को देखें तो एक बहुत बड़ा अपराध है प्रॉक्सी क्वेश्चन होना। दूसरा, अगर वो जानते हैं इस प्रकार का विभाग है, इस प्रकार का मंत्रालय है, और गिरिराज सिंह जी ने पहले भी उनका ध्यान आकृष्ट किया था इस विषय के ऊपर, तो इसका मतलब राहुल गांधी जिनको ये वक्तव्य दे रहे थे, उनका अपमान कर रहे थे, उनका उपहास कर रहे थे और जानबूझकर अपने झूठ को दोहरा रहे थे। और उधर राहुल गांधी केरल के कोल्लम पहुंचे, जहां उन्होंने मछुआरों से मुलाकात की। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि राहुल ने खुद समंदर में मछली पकड़ी, और इसके लिए राहुल मछुआरों के साथ पानी में गए, समंदर में मछली पकड़ने वाला जाल फेंका और फिर मछली भी पकड़ी। उन्होंने अपना सफर सुबह करीब 4 बजे शुरू किया और फिर वाडी तट गए, जहां वो करीब 1 घंटे तक रहे। इसके बाद मछुआरों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने उनके विकास का भरोसा दिया। उनके साथ महासचिव केसी वेणुगोपाल और सांसद टी.एन. प्रतापन भी मौजूद रहे। केरल चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी लगातार अलग अलग समुदायों के लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन कोल्लम में भी एक बार फिर से उन्होंने दावा किया कि वो सरकार बनने पर दिल्ली में मछुआरों के लिए अलग से मंत्रालय बनवाएंगे। राहुल गांधी पहले भी मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय बनाने की बात कर चुके हैं। जब कोल्लम ने उन्हें फिर इसका भरोसा कोल्लम से दिया, तो मत्स्य पालन विभाग के मंत्री गिरिराज सिंह फिर से बिफर गए। फिशरीज डिपार्टमेंट को लेकर सवाल खड़ा किया है और उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो अलग से फिशरीज डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। लेकिन हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और फिशरीज के मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। गिरिराज सिंह जी बराबर राहुल गांधी क्या ये सवाल खड़ा करते हैं? मैं उन्हें अज्ञानी कह नहीं सकता, और ज्ञान को देखता हूं तो 2 फरवरी को उन्होंने ही मेरे डिपार्टमेंट के ऊपर एक प्रश्न खड़ा किया और उस प्रश्न का उत्तर भी डिपार्टमेंट ने दिया। अब इसके बाद मैं तो यही समझता हूं कि जानबूझ करके पांडुचेरी से शुरू किए, क्योंकि वहां भी चुनाव है, केरल में भी चुनाव है। मछुआरों को अपने ओर आकर्षित करना और उसमें भ्रम पैदा करना, और तो मुझे कुछ नहीं दिखता है। मुझे तो लगता है कि ये इंसान भ्रम का अफीम खा करके लोगों में भ्रम फैलाने का काम करता है।